सो हेलो गाइस, माउंट साइडर की एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड मैं इस वीडियो को कोई इंट्रो वगैरह नहीं रख रहा हूँ क्योंकि आज के जो केस है, आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा करीबी है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रेजियस्ट स्टोरीज जो कि आपने इन अ वाइल सुनी होंगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू फटाफट से हम इस वीडियो के अंदर डल्ज इन करते हैं। आज हम एक क्लोई एलिंग नाम की एक लेडी के बारे में बात करेंगे जो कि एक प्रोफेशनल मॉडल है। एंड क्लोई ये दावा करती है कि दो लोगों ने उनको एक बार किडनैप कर लिया था। एंड वो जो दो लोग थे वो ह्यूमन ट्रैफिकर्स थे। एंड वो कैसे ना कैसे करके उन दोनों लोगों से बचकर आ गई थी। लेकिन जब इस केस की पूरी असलियत सामने आने लगी तो स्टोरी बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल से साउंड करती है। एंड जो चीजें वो ऑफिशियल्स को जाकर बताती है अपनी स्टोरी से रिलेटेड, ऐसा लगता है उनको सुनने में जैसे क्लोई किसी मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बता रही है। वो रियल लाइफ स्टोरी जैसी बिलीव करनी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। एंड जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ये केस और भी ज्यादा पेचीदा होता गया। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर इस सारे फैक्ट्स के बारे में कवर करेंगे। एंड क्लोई एलिंग के पीछे की जो स्टोरी है, पीछे की जो किडनैपिंग स्टोरी है, उसको अच्छे से जानेंगे। एंड इट इज सेड दैट जिस ट्रैफिकर्स की वो बात करती होती थी वो उसको डार्क वेब के ऊपर जाकर बेचने ही वाले थे। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू डार्क वेब एज वेल। एंड आई नो आप लोगों को डार्क वेब की स्टोरीज कितनी ज्यादा पसंद है, लेकिन द क्रेजियस्ट पार्ट इज कि ये वाली जो स्टोरी है, दिस वाज ऑल हैपेंड जस्ट अ व्हाइल बैक एंड एवरीथिंग इज सो रियल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लोई एलिंग की जो किडनैपिंग स्टोरी है उसके खुद के पर्सपेक्टिव से कि क्लोई क्या बताती होती थी लोगों को एंड ऑफिशियल्स को, वो फटाफट से जान लेते हैं। क्लोई बताती है कि 2017 के टाइम के अंदर जब वो सिर्फ 20 साल की हुआ करती थी तब भी वो एक प्रोफेशनल ग्लैमर मॉडल की तरह ही काम किया करती थी। एंड फिल्स ग्रीन नाम के एक सुपर मॉडल एजेंसी के साथ में उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था। एंड ये एक वेल नोन एजेंसी थी, आज के टाइम में भी काफी ज्यादा अच्छी एजेंसी है जो कि मॉडल्स को ये अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छे से ऑफर करती हैं। लेकिन ये जो एजेंसीज हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता था कि जिस शूट्स पर ये मॉडल्स को भेजा करेंगे, मॉडल्स को सप्लाई किया करेंगे, वो वाले शूट्स किसी भी टाइप के हो सकते थे। लाइक फॉर एग्जांपल नेकेड, जेलो, रेसलिंग टाइप के शूट्स, या फिर कोई हाई एंड ब्रांड के साथ में डीलिंग करना। ये सारी स्पेशलिटी दी फिल्स सुपर मॉडल एजेंसी की। क्लोई ने बहुत कम टाइम में अपना बहुत अच्छा नाम बना लिया था मॉडलिंग करियर के अंदर। एंड क्लोई इज अ ब्यूटीफुल वुमेन जिसकी वजह से जब उसने अपने कुछ शूट्स करे उसके बाद में उसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लग गई थी बाकी सारे ब्रांड्स के अंदर भी। एंड इसी वजह से उसको प्राइस भी अच्छा मिलना शुरू हो गया था। एंड जो मुकाम पाने के लिए न जाने कितने सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स एंड मॉडल्स को सालों लग जाते हैं, वो क्लोई एलिंग सिर्फ कुछ ही महीनों में करके दिखा देती है। क्लोई एलिंग के फैंस अब इंस्टाग्राम के ऊपर भी काफी ज्यादा पाइल अप हो रहे थे। एंड उसके इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी उसकी मॉडल शूट्स की फोटोज वहां पर अपलोडेड थी जिसके ऊपर फैंस लिटरली बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करते थे ऑन हर मॉडलिंग स्किल्स। 2017 के टाइम में क्लोई एलिंग के 150K फॉलोअर्स हो भी गए थे कुछ ही महीनों के अंदर इंस्टाग्राम के ऊपर। एंड 150K इज नॉट अ स्मॉल नंबर। इतने कम टाइम में करना इट इज अ ह्यूज डील बैक देन, स्पेशली कंसीडरिंग कि इंस्टाग्राम रील्स 2017 के टाइम में नहीं आई थी। सो उस टाइम पर क्लोई सिर्फ अपने फोटोशूट्स के जरिए इतने फॉलोअर्स गेन कर रही थी। सो डेफिनेटली उसकी मॉडलिंग स्किल्स के अंदर कुछ तो बात होगी, राइट? अब सारी बातें सही हैं। क्लोई एलिंग फिल्स सुपर मॉडल एजेंसी की वन ऑफ द हॉटेस्ट मॉडल्स बन चुकी थी, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड मॉडल्स बन चुकी थी। क्लोई एलिंग उसी टाइम के अराउंड में करीब 50,000 पाउंड्स तक कमाने लग गई थी पर ईयर, विच इज अ वेरी गुड नंबर। ये सब ठीक है, ये सारी हाईलाइट ठीक है, ये सारी फेम ठीक है, लेकिन जब आप इतने ज्यादा जल्दी फेमस होने लग जाते हो, इतने ज्यादा जब आपको स्पॉटलाइट मिलना शुरू हो जाता है, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं जो कि क्लोई को भी सफर करने पड़ते हैं। अपनी पूरी लाइफ को ऑनलाइन पोस्ट करने की वजह से आपकी लाइफ बेसिकली एक पब्लिक लाइफ बन जाती है, जैसे कि हम आज के व्लॉगर्स को भी देखते हैं कुछ उस तरीके से। एंड इसी रीच की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं जो कि आप लोगों ने कभी इमेजिन नहीं करी होगी। फिल की जो सुपर मॉडल एजेंसी थी उसने बहुत बड़े बड़े कैमरामैन, फोटोग्राफर्स एंड ब्रांड्स के साथ में काम किया हुआ था। लेकिन मार्च का टाइम था एंड फिल को उसकी मॉडल क्लोई एलिंग के लिए एक इटालियन फोटोग्राफर जिनका नाम था एंड्रे लाजी, उसका फोन आता है एंड ही वाज डिमांडिंग फॉर क्लोई एलिंग। लेकिन फिल थोड़ा बहुत कंसर्न हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने ये नाम कभी भी पहले सुना नहीं था।
फिल की जो एजेंसी थी वो बिना बैकग्राउंड चेक के अपनी मॉडल्स को ऐसे ही शूट्स पर नहीं भेज दिया करते थे। सो एंड्रे लाजी के ऊपर जब उन्होंने बैकग्राउंड चेक करा तो उन्होंने देखा कि इसने बहुत अच्छा बड़ा काम किया हुआ है, उसने कुछ अच्छे फोटोशूट्स वगैरह भी किए हुए हैं। सो उनका शक थोड़ा सा दूर हुआ कि हाँ ये लेजेंड बंदा लग रहा है एंड अब आगे हम बात बढ़ा सकते हैं जो भी इसको चाहिए उसके रिगार्डिंगली। एंड जब उसने कांटेक्ट किया तो उसने बताया कि नेक्स्ट मंथ पेरिस के अंदर एक सुपर मॉडल शूट होने वाला है जिसके अंदर एक बाइक के ऊपर एक मॉडल को काफी अच्छे पोजेस के साथ में फोटो शूट करा जाएगा एंड उसको क्लोई एलिंग ही चाहिए थी एंड ही वाज सेइंग कि वो इस शूट के लिए उनको 900 पाउंड्स तक भी दे देगा। सो ये डील फाइनली जो है हो जाती है, सारी टेक्निकल चीजों को जो है फिलअप कर दिया जाता है एंड क्लोई सिर्फ एक ही दिन पहले पेरिस चली जाती है इस शूट के लिए। लेकिन जैसे ही वो शूट पर पहुंचती है तो जो स्टूडियोग्राफर था एंड्रे उनको ये बताता है बिकॉज काफी ज्यादा बारिश हो गई थी तो उनका कुछ इक्विपमेंट जो है खराब हो गया था एंड इसी वजह से शूट थोड़ा डिले हो गया है, ये शूट आज नहीं होगा। अब फिल को जैसी ये बात पता चली तो वो थोड़ा पिस्ड ऑफ तो हुए, लेकिन फिल एक बहुत ही जानी मानी एजेंसी थी जैसा कि मैंने आपको बताया एंड इतनी बड़ी लेवल की एजेंसी का ट्रस्ट जीतना काफी ज्यादा जरूरी होता है खासकर ऐसे फोटोग्राफर्स के लिए। सो इसी वजह से शूट इवन कैंसिल भी हो गया था, तब भी एंड्रे लाजी ने 900 पाउंड्स जो है फिल सुपर मॉडल एजेंसी को जो है पे कर दिए थे एंड इसी वजह से फिल का जो ट्रस्ट है वो एंड्रे के ऊपर से नहीं हटा था। फिल को वो सिर्फ पैसे ही नहीं देता, इवन वो एक अपॉलॉजी भी देता है एंड वो ये भी बताता है कि उसको बहुत ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा है एंड क्लोई के रहने करने के लिए जो भी खर्चा होगा, जो भी चीजें उसको चाहिए होगी, मैं उन सब का भी ध्यान रखूंगा। एंड ये सब चीजें सुनने के बाद फिल जो है उनकी अपॉलॉजी को अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर एज सच कोई अलग ड्रामा क्रिएट नहीं हो रहा था। अब यही सेम बंदा एंड्रे लाजी अब काम तो करना चाहता ही था क्लोई एलिंग के साथ में, है ना, तो इसी वजह से वो फिल को वापस से अपनी प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए एक और ऑफर देता है। वो ये कहता है कि मिलान इटली के अंदर उसका एक नया स्टूडियो ओपन अप हुआ है एंड वहां के कुछ शूट्स के लिए उसको वापस से एक मॉडल चाहिए एंड स्पेशली क्लोई एलिंग ही चाहिए। अपनी सारी न्यू स्टूडियो की फोटोज वगैरह भी फिल सुपर मॉडल एजेंसी के पास में चली गई थी, जिससे कि सेटिस्फाई होकर उन्होंने उसका प्रपोजल सेकेंड टाइम एक्सेप्ट कर लिया था एंड जुलाई 11 वो टाइम था जब क्लोई सक्सेसफुली मिलान इटली के अंदर लैंड कर जाती है इस फोटोशूट के लिए। अब ऑब्वियसली क्लोई या कोई भी मॉडल आएगा तो वो होटल वगैरह में तो रुकेगा ही, तो क्लोई ने अपने लिए एक अच्छा सा होटल बुक करवाया जिसका नाम था होटल गैलुस एंड इस होटल में वो स्टे कर रही थी शूट से जस्ट पहले के लिए। जब शूट का दिन आया तो ये शूट वापस से कैंसिल हो जाता है। आप सोच रहे होगे कि शायद फोटोग्राफर का फिर कोई इक्विपमेंट खराब हो गया होगा, इसकी वजह से शूट कैंसिल हुआ, लेकिन नहीं, इस बार जो मॉडल थी क्लोई एलिंग वो मिसिंग अचानक से हो जाती हैं। पता ही नहीं चलता कि क्लोई अचानक से गायब कहां हो गई। जैसे ही ये न्यूज थोड़ी बहुत बाहर आने लगती है तो फिल की एजेंसी को क्लोई की मॉम का फटाफट से कॉल आ जाता है। क्लोई की मॉम को अभी तक ये तो कुछ नहीं पता चला था कि वो जो है मिसिंग फाइल हो चुकी हैं या फिर वो अभी गायब हो चुकी हैं अचानक से अपनी जगह से। लेकिन क्लोई की मॉम एजेंसी वाले फिल को ये जरूर बोलती हैं कि क्लोई मेरे को हर घंटों में कॉल करती रहती है, इस बार ऐसा नहीं हो रहा है एंड ये बहुत ही ज्यादा मेरे लिए अजीब साइटिंग है, उसका कॉल अब लग भी नहीं रहा है, सो डू यू नो वेयर शी इज। एंड ये चीज सुनने के बाद में वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बट उनको क्लोई की इस आदत के बारे में पता था बिकॉज उनकी जो मॉम है वो घर में अकेली रहती है एंड क्लोई हर कुछ घंटों में तो एटलीस्ट उनको एक कॉल कर दिया करती थी सिर्फ हालचाल चेक करने के लिए। फिल ने उनको काम डाउन करने के लिए बोला कि डोंट वरी, क्लोई दूसरी कंट्री में अपने एक शूट के लिए गई हुई है एंड टाइम जोन का भी फर्क होता है मैम, सो इस वजह से मे बी उसने आपको कॉल नहीं किया और मे बी वहां पर वो अभी सो रही होगी एंड आप जाग रहे हो तो आपको लग रहा है कि उसका कॉल नहीं आया, तो डोंट वरी, मैं उसको जल्दी से कांटेक्ट करके बोल दूंगा कि आपको एक बार कांटेक्ट कर ले। अब क्लोई से कांटेक्ट बनाने के लिए उन्होंने क्लोई को कॉल करके देखा, नहीं लगा, उसको वॉइस मैसेज भेजा, कोई रिप्लाई नहीं आया, उसको ईमेल्स करे, कोई रिप्लाई भी नहीं मिल रहा था, उसको कितने सारे टेक्स्ट डाले न जाने कितने सारे लोगों ने, लिटरली नो रिप्लाई फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सोर्स। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्लोई इतनी ज्यादा एक शूट के अंदर बिजी हो जाए या फिर एक शूट के अंदर आप लगातार काम नहीं करते हो, थोड़े थोड़े ब्रेक्स भी होते हैं बीच बीच में, सो आप एकदम डिस्कनेक्टेड नहीं हो जाते अपने फोन वगैरह से। सो ये थोड़ी सी जो है रेड फ्लैग बन रही थी कि हो क्या रहा है यहाँ पर, अचानक से
सब कुछ आउट ऑफ नेटवर्क कैसे चला गया। अब जो शूट डे था लाइक 11th ऑफ जुलाई या 12th ऑफ जुलाई, इन दोनों में से एक डेट थी। अब यहाँ पर क्लोई जो है वो रुकती नहीं होती थी अपनी शूट वाली लोकेशन के ऊपर। उसको ये होता था कि मैं फटाफट से अपना काम करूं एंड वापस अपनी जगह पर ट्रेवल बैक कर लूं। सो क्लोई ने जो है जस्ट आफ्टर शूट की जो है एक फ्लाइट बुक करवा रखी थी एंड फिल ये चेक करने के लिए कि क्लोई जो है फ्लाइट में चढ़ी है या नहीं, वो फ्लाइट मैनेजर्स को ही सीधा कॉल कर देता है। उसके अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी थे। सो उसको पता चलता है कि क्लोई एलिंग नाम की किसी भी लेडी ने हमारी फ्लाइट को बोर्ड नहीं करा है एंड जिस फ्लाइट से उसको वापस जाना था वो कब की टेक ऑफ कर चुकी है। अब स्टूडियो का एड्रेस तो फिल की एजेंसी के पास में था, बट वो कुछ स्पेकुलेशंस लगा रहे थे, कुछ अजम्पशंस लगा रहे थे कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कंट्री में गई है वो, मिलान, इटली, वन ऑफ द मोस्ट प्रिटीएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। तो शायद क्लोई ने सोचा होगा कि अपनी जो है ट्रिप को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेती हूँ। कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उनके दिमाग में चले जा रही थी, लेकिन सब थोड़ा बहुत डरे भी हुए थे कि एक्चुअली में इतनी ज्यादा इग्नोरेंस क्लोई उन्हें क्यों दे रही है, पहला ऐसे कभी हुआ नहीं है। अब अगले दिन तक सिचुएशन इन्होंने थोड़ी बहुत अजम्पशंस लगाकर खुद को काम डाउन कर रखा था, लेकिन फिर फिल की एजेंसी की जो मेल आईडी थी उसके ऊपर एक ईमेल आती है जिसके अंदर ब्लैक डेथ नाम का एक ग्रुप है। वो कहता है कि हम तुमको ये मेल कर रहे हैं ये बताने के लिए कि क्लोई एलिंग जिसे तुम ढूंढने की कोशिश करोगे अभी से कुछ टाइम के बाद में, उसको हमने ऑलरेडी किडनैप कर लिया है एंड हम तुम्हें कांटेक्ट सीधा पैसों के लिए कर रहे हैं, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है एंड हम तुम्हें 4 नाम भी दे रहे हैं। सो इस नाम को ढंग से देखो एंड जितनी जो भी हमारी डिमांड्स हैं उसको पूरा करो अगर तुम चाहते हो तुम्हारी ये सबसे डिमांडिंग मॉडल वापस पाना। उस मेल के अंदर 4 नाम जो लिखे हुए थे वो कुछ ऐसे थे: डेव रीड, पॉल बैक्सन, डेल वॉकर एंड रोरी मैकार्थी। इन नाम के साथ साथ में ये भी लिखा हुआ था कि अगर तुम्हारा ग्रुप हमें टाइम से पैसे नहीं पहुंचा पाया तो हम रशियन माफियाज को तुम्हारी मॉडल को बेच देंगे डार्क वेब के ऊपर। अभी इस लिस्ट में प्रेजेंट नाम जो थे वो काफी ज्यादा रैंडम तो थे, लेकिन थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद इनको पता चला कि दे वर और वेरी गुड बिजनेसमैन। अब ये नाम आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर इस ग्रुप ने क्यों स्पेशली मेंशन करे। एक्चुअली में अब जितने भी ये नाम है ना, ये ग्रुप के मेंबर्स नहीं है। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है कंफ्यूजन हो सकती है ये सोचकर कि ये ग्रुप के मेंबर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये नाम क्लोई ने ही मे बी उनको बताए होंगे। एंड क्यों बताए होंगे? क्योंकि क्लोई ने इनके साथ में काम किया हुआ था एंड इनके साथ में बहुत ही अच्छा एक फ्रेंडली रिलेशन बन चुका था ऑलरेडी। वर्क के साथ साथ में पर्सनल लाइफ भी क्लोई काफी ज्यादा शेयर कर चुकी थी इनके साथ में। सो एक पर्सनल बॉन्ड भी था। क्लोई को ये भी पता था कि ये 4 लोग जो है ना उसकी लाइफ के, ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल 4 लोग हैं उनकी लाइफ के। सो जितने भी पैसे में भी शायद इस ग्रुप को चाहिए होंगे वो ये लोग इजिली दे सकते हैं। क्लोई से जब शायद ये नाम निकलवाए होंगे तो उसको ये लगा होगा कि ये नाम लेने के बाद शायद उसके पास एक रे ऑफ होप आ जाएगी कि वो बच सकती है। ये सारी मेल वगैरह की चीज पढ़ने के बाद में फिल की एजेंसी ने फटाफट से क्लोई की मॉम को कॉल करके सारी सिचुएशन के बारे में बताया। मॉम को कॉल करने के बाद में पुलिस अथॉरिटीज को भी कंफर्म कर दिया इन सारी चीजों से जो भी अभी तक उनको पता थी क्या हुआ क्या नहीं, सब इंफॉर्मेशन पुलिस को ऑलरेडी मिल चुकी थी। पुलिस को जैसी ये वाली इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो फटाफट से मिलान की जो पुलिस है यानी इटली की जो पुलिस है उनको इन्फॉर्म करते हैं सारी सिचुएशन के बारे में। एंड जब इटली की पुलिस उस दी हुई पर्टिकुलर शूट एड्रेस के ऊपर जाते हैं तो वो वहां पर जाकर कुछ भी नहीं पाते। लाइक इट वाज ऑल एम्प्टी एंड आसपास के लोगों से भी जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई शूट यहाँ पर हुआ ही नहीं है। तो लोगों को समझ गए थे कि सिर्फ अपनी लेजिटिमेसी को जो है अप्रूव करने के लिए शायद उसने ये एड्रेस जो है ऐसे ही डाल दिया होगा जो भी क्रिमिनल था। अब इसके बाद पुलिस के पास क्या ऑप्शन बचा? वो सीधा उस स्टूडियो एड्रेस पर जा सकती है जहां से एंड्रे या जो भी क्रिमिनल इस सब के पीछे था वो उसने क्लेम किया था कि मैंने यहाँ से अपना नया काम शुरू करा है, हम यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे एंड जो भी सब चीजें हैं। एंड ये वही सेम एड्रेस था जो फिल के पास भी था एंड एंड्रे की खुद की वेबसाइट के ऊपर भी आया कर रहा था। सो उस एड्रेस के ऊपर जब पहुंचे तब ऐसा नहीं था कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। इट वॉज अ लेजिट एड्रेस। जैसे ही उस एड्रेस के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा अंदर जाते ही कि वहां पर सारा सामान फैला हुआ है इधर उधर एंड उसमें से कुछ सामान इवन क्लोई एलिंग का भी था। मे बी क्लोई काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही होगी उन सब किडनैपर से अपने आप को छुड़वाने के लिए एंड उस स्ट्रगल के बीच में उसका कुछ सामान यहाँ पर गिर गया होगा। ये स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी। अभी तो सिंपल सी चीज है, कोई मॉडल एकदम खाली हाथ तो नहीं आएगी ना, उसको अपना जो भी सामान है मेकअप वेकअप का या जो भी चीजें उसको चाहिए शूट के लिए वो सब तो लेकर आएगी ही। शायद इन सब चीजों के साथ में ही उसके ऊपर हमला कर दिया गया था जिसकी वजह से कुछ चीजें यहाँ पर गिरी हुई पड़ी हैं। एंड ऐसा भी नहीं था कि पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिल रहा था, यहाँ पर उनको
एक टिप मिल जाती है उस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद में। वो टिप ऐसी थी कि उन्हें ये लिखा हुआ था कि क्लोई एलिंग को ये जो किडनैपर्स हैं ये रशियन माफियाज को जो है बेच देंगे। एंड यू नो गाइज, रशियन माफियाज है जो भी चीजें हैं इनको बेचने के लिए अब इनकी वेबसाइट ऐसे तो है नहीं कि www. पर जाकर आप ढूंढ सकते हो। These kind of people all run their cartels on places like dark web, deep web. So वहां पर ही क्लोई एलिंग की भी बोली लगने वाली थी। अब कैसे ना कैसे करके पुलिस वाले डार्क वेब का एक्सेस तो इनके पास में होता ही है, तो वो उस रशियन वेबसाइट को ढूंढ लेते हैं जो कि क्लोई एलिंग को भी बेचने वाली थी कुछ टाइम के अंदर। उस वेबसाइट को ढूंढने के बाद में जो वो पेज देखते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। लाइक उस पेज के अंदर डिफरेंट टाइप की लड़कियों की फोटोज बनी हुई थी। एंड इस पेज के ऊपर जितनी भी लड़कियां आपको दिखाई जा रही थी वो सारी जो है रीस्टॉक करी जाती हैं। लाइक रीस्टॉक इन द सेंस की नई नई लड़कियां आती रहती हैं यहाँ पर, एंड अभी जो लड़कियां आप देख रहे हो वो कुछ ही टाइम में जो है कोई ना कोई खरीद लेगा या फिर कोई ना कोई किसी पर्पस के लिए ले जाएगा। सो ये जो भी चीज चल रही थी दैट वाज रियली डार्क। एंड इतना ही नहीं, इन सारी लड़कियों के पीछे हमें एक इंफॉर्मेशन भी दी हुई थी एंड वो भी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी। वो ये बताते हैं कि ये सारी लड़कियां मोस्टली हम यूरोप के अंदर रखते हैं एंड काफी अच्छी कंडीशन के अंदर रखते हैं। एंड अगर आप ये भी चाहते हो कि आपको किसी को किडनैप करवाना है, किसी लड़की को किडनैप करवाना है, तो वो सर्विसेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन वहां वेबसाइट पर साफ साफ मेंशन था कि अगर आपको ये सर्विस यूरोप से बाहर चाहिए तो इसके लिए काफी अच्छी अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। एंड ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इन लड़कियों की फोटोज ही अवेलेबल थी। अगर आप किसी पर्टिकुलर लड़की के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहते थे तो वहां पर उसकी मेजरमेंट, उसकी हाइट, उसके हेल्थ रिपोर्ट्स, उसका जेंडर, उसकी नेशनैलिटी, सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी बिफोर यू गेट हर। एंड यहाँ पर किसी भी लड़की को वो सेल नहीं करते थे जिसको STD हो या फिर कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, कोई प्रेग्नेंट हो या फिर वो ऑलरेडी मदर बन चुकी है या फिर उसको कोई टर्मिनल इलनेस है। इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है एंड इन सब चीजों में, इन सब टाइप की लड़कियों में हम डील नहीं करते। अब पहले तो पुलिस वालों को लगा कि ये जो रशियन माफिया की बात करे जा रहे थे ये उन्हीं की वेबसाइट है, लेकिन ये उनकी वेबसाइट नहीं थी, ये ब्लैक डेथ ग्रुप की वेबसाइट थी। वही सेम ग्रुप जिसने ईमेल किया था ऑन द फर्स्ट प्लेस अबाउट क्लोई एलिंग उसकी एजेंसी को। एंड ब्लैक डेथ नाम की कहा जाता है कि बहुत सारी फेक वेबसाइट्स ऑलरेडी सरफेस कर रही हैं डार्क वेब के ऊपर। सो उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि मेक श्योर यू नो विच इज द लेजिट वन, बिकॉज हम ही हैं यहाँ पर जो फ्री डिलीवरी देते हैं एंड ऐसी टाइप की सारी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। ब्लैक डेथ की जो वेबसाइट थी, इनके जो ऑक्शंस हुआ करते थे वो सिर्फ संडे को होते थे। एंड लड़कियों के बारे में ऐसी सब चीजें देखना, ऐसी सब वेबसाइट्स पर इनको ट्रैफिक करना, लाइक कितनी ज्यादा इनह्यूमन सी बात है, बिकॉज दे आर ट्रीटिंग गर्ल्स लाइक सम प्रोडक्ट्स। उनको ह्यूमैनिटी का जो है कुछ शायद पता ही नहीं है, इसकी वजह से ऐसा ट्रीट करा जा रहा है उनको। इस सारी वेबसाइट को सर्च करते करते गेस व्हाट, दे फाउंड द प्रोफाइल ऑफ क्लोई ऑल्सो। एंड सब लिखा हुआ था उसके अंदर कि ये यूके के अंदर बॉर्न हुई है, शी इज 19 to 20 years old एंड सब कुछ मेंशन था जो कि हमें पता ही है ऑलरेडी क्लोई के बारे में अभी तक। 16th of July 2017 की अब ये बात है, क्लोई का जो है ऑक्शन शुरू हो गया था। क्लोई की जो स्टार्टिंग बिड थी वो $300,000 की लगाई जा रही थी। जैसे ही क्लोई की बिडिंग शुरू होती है तो इनकी एजेंसी को एक और ईमेल आता है एंड उस ईमेल के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं था। क्लोई की काफी सारी पिक्चर्स थी जिसके अंदर वो ड्रग स्टेट के अंदर काफी ब्रूटल सी हालत में, काफी कमजोर सी हालत में दिखाई दे रही थी। एंड उसके नाक के पास में पियर्स जगह पर एक कागज सा भी था जो कि ब्लैक डेथ ग्रुप के लोगो जैसा लग रहा था। अब जैसे ही ये वाला ईमेल आया एंड पुलिस वालों को भी पता चला इस ईमेल के बारे में, तो ये वाली स्टोरी ने जो है इंटरनेशनल टर्न ले लिया था एंड इंटरनेशनल अटेंशन लेनी भी शुरू कर दी थी। एंड लोग भी काफी ज्यादा अचंभित हो गए थे ये चीज सुनकर कि कैसे इतनी ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल अचानक से बस गायब होकर सीधा इस जगह पर पहुंच जाती है। अब हियर कम्स अ ट्विस्ट। तुम्हें लग रहा होगा कितना ज्यादा बुरा हुआ है इसके साथ में एंड ऑल दैट, है ना, बट यू नो वॉट, 17th of July 2017 की बात है, यानी कि ऑक्शन के जस्ट अगले दिन की बात है, जब क्लोई एक कंसल्टेंट के पास में पहुंच जाती है मिलान के, यानी मिलान वही जगह जब वो इटली में रुकी हुई थी। जुलाई 17 की बात है, क्लोई मिलान के एक पुलिस स्टेशन में सीधा चली जाती है। वहां पर जाने के बाद में क्या होता है, आपको लग रहा होगा कि मे बी वहां पर जाने के बाद उसको बहुत ज्यादा चोटें आ रखी होंगी, बहुत ज्यादा बुरी हालत में होगी वो, लेकिन ऐसा नहीं था।
क्लोई बिल्कुल हेल्दी लग रही थी, उसे कहीं भी चोट वगैरह नहीं आई हुई थी। एंड इतना ही नहीं, क्लोई का इवन जो किडनैपर था वो भी उसके साथ में ही था। एंड पुलिस वाले इवेंचुअली समझ ही गए थे कि ये कौन है, बिकॉज क्लोई का जो केस है इतना ज्यादा फायर्ड अप चल ही रहा था। सो उन्होंने फटाफट से जो है उसके किडनैपर को अरेस्ट कर लिया एंड क्लोई को जो है पूछताछ के लिए ले गए। अब पुलिस को ना यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अराइज हो रहे थे उनके दिमाग के अंदर। उनको ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ था कि जिंदगी में कभी कोई भी क्रिमिनल, वो भी इतने बड़े गैंग का लीडर मेंबर जो भी वो था, वो खुद अपनी एक टारगेट को पुलिस स्टेशन में चलकर लेकर आएगा एंड ही विल ऑल्सो गेट अरेस्टेड फॉर द क्राइम जो कि उसने किया था। सो ठीक है, अभी ये जो किडनैपर वाली साइड की स्टोरी है इसको हम एक सेकंड के लिए साइड करते हैं, ठीक है, उसको अरेस्ट करके रखा हुआ है, सब ठीक है। लेकिन अब क्लोई से जब पूछताछ शुरू करते हैं सो यहाँ पर तो और ही ज्यादा अलग ट्विस्ट आना शुरू हो जाते हैं स्टोरी के अंदर। सबको ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन क्लोई एकदम हेल्थी तरीके से अपनी सारी कहानी बता रही थी एंड पुलिस ऑफिशियल्स बारी बार उसकी बातों से ज्यादा उसकी बॉडी पर ऐसे मतलब देखे जा रहे थे कि इज शी ओके, मतलब इसको चोट वगैरह तो नहीं आई है, लाइक इसके साथ में गलत बिहेवियर तो नहीं हुआ है एंड सब। लेकिन क्लोई बस अपनी स्टोरी बताने में फुल फोकस थी एंड ऐसा नहीं लग रहा था दैट क्लोई किसी पेन वगैरह में है। सो उसकी स्टोरी पर फोकस करते हुए वो बताती है कि जैसे वो शूट के लिए आई थी, अपने स्टूडियो के अंदर गई थी, तो वहां पर दो पूरे ब्लैक क्लोथ से ड्रेस्ड अप आदमी उसको जो है किडनैप कर लेते हैं। उसको पहले तो एक आदमी पकड़कर ड्रग करता है किसी चीज से एंड उसके ऊपर कोई बोरी टाइप की चीज लगा देते हैं, उसके चेहरे को कवर कर देते हैं बेसिकली। इतना ही नहीं, उसके मुंह पर डक्ट टेप भी लगा दी थी उन्होंने एंड उसके हाथों को भी वो बताती है कि हैंडकफ कर दिया था इन लोगों ने एंड इसके बाद में एक गाड़ी की डिग्गी में इसको डाल दिया था। वो ये भी बताती है कि जिस कार के अंदर उसे डाला गया था वो बहुत ही देर तक उसको ड्राइव करते रहते हैं। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी डेस्टिनेशन पर वो जा रही है जहां पर पहुंचने के लिए इतना टाइम लग रहा है। एंड एग्जैक्टली इतना ज्यादा टाइम लग गया था उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग कि जब तक वो लोग वहां पर अराइव करते हैं तो उसको दो नशे की जो इंजेक्शन दिया गया था उसका असर भी इवन उतर चुका था। इवेंचुअली क्लोई बताती है कि उसको एक छोटे से घर के अंदर ले जाते हैं जो कि सुनसान से एरिया में बना हुआ था एंड वो कौन सी जगह पर थी एग्जैक्टली उसे आज भी नहीं पता है। एंड ये चीज जैसी वो बताती है तो वो ये भी बताती है कि उससे उसके किडनैपर ये भी बताते हैं कि उसका रियल नेम एंड्रे वेंड्रे नहीं है, उसका रियल नेम है लूकस हर्बा एंड वो कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है, वो उसके डेथ गैंग मेंबर का लीडर है। वो ये भी बताता है कि मैंने क्लोई को देखते ही ये डिसाइड कर लिया था कितनी ज्यादा हॉट एंड इतनी ज्यादा सुंदर लड़की को अगर वो ब्लैक मार्केट में जाकर बेचेगा तो उसे बहुत ही हैंडसम अमाउंट मिलेगी, मे बी इतनी हैंडसम कि वो कुछ दिन के लिए आराम से हॉलीडे पर भी जा सकता है, एक्सपेंसिव हॉलीडे इवन। एंड इसी वजह से वो इतने महीनों से उसकी एजेंसी का ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहा था जो कि उसने जीता एंड इसी वजह से उसको भी स्टॉक कर रहा था, फॉलो कर रहा था। लूकस ने क्लोई को बहुत ज्यादा हॉरिफिक स्टोरीज भी बताई अपने विक्टिम्स की। एक स्टोरी वो ये बताता है कि एक बार यहाँ पर हम एक लड़की को लेकर आए थे एंड हम सब ने उसका मिलकर जो है गैंग रेप कर दिया था। ऐसा करने के बाद में हमने एक टाइगर पाला हुआ है बैकयार्ड के अंदर जो कि तुम देखना चाहो तो देख सकती हो, उसको हमने खिला दिया। क्लोई को वो ये भी बताता है कि हम न जाने आज तक कितने सारी वुमेन को सेल कर चुके हैं, कितने सारी वुमेन को ट्रैफिक के लिए यूज कर चुके हैं, कितने सारी वुमेन्स को हम सेक्सुअली असॉल्ट कर चुके हैं एंड मैं और मेरा भाई मिखेल हर्बा मिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं ये चीज करके। बट यहाँ पर वो ये चीज भी बताती है अपनी स्टोरी बताते हुए कि ये लोग फिर उसको ये बोलना शुरू कर देते हैं कि अगर तूने हमें पहले ही 3000 पाउंड जो है पे कर दिए तो हम मेक श्योर करेंगे कि जो तेरा बिडर होगा वो बहुत वेल्दी फैमिली से होगा एंड वो इतना बुरा हाल नहीं करेगा जितना हम तेरा यहाँ पर कर देंगे। सो वो क्लोई सीधा सीधा बोल देती है कि मेरी फैमिली तुम्हें इतने सारे पैसे पे नहीं कर सकती। अब क्लोई बताती है कि मेरी फैमिली तो ये पैसे नहीं दे सकती थी लेकिन वो कुछ ऐसे लोगों को जानती है जिसके साथ उसके अच्छे रिलेशंस हैं, उन्होंने काम भी किया है, मे बी शायद वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाएं। एंड ये वही 4 नाम थे जो कि उस ईमेल के अंदर भी मेंशन करे हुए थे इन लोगों ने। बट एक बात थी जो हर्बा ब्रदर्स को क्लोई को इतना ज्यादा जानने के बाद भी नहीं पता चली एंड वो ये बात थी
एंड आप लोगों को भी अब शायद काफी ज्यादा शॉक होगा कि क्लोई एक बहुत ही ज्यादा यंग एज के अंदर ही एक बेबी कर चुकी थी एंड उस तारीख से करीब 2 साल पहले उसका बेबी बॉर्न हुआ था। एंड ब्लैक गैंग के रूल्स के अकॉर्डिंग तुम ऐसी किसी भी लड़की को सेल नहीं कर सकते जो कि मदर बनने वाली है या फिर बन चुकी है। सो क्लोई रोते रोते इन भाइयों से ये इंसिस्ट करती है, ये रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसे अपने बच्चे के पास में जाने दीजिए या फिर एटलीस्ट जो भी उसके साथ में करना है वो करने से पहले एक बार उसकी तस्वीर मंगा के उसको दिखा दो। ये बात सुनते ही किडनैपर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। वो इस चीज के लिए शॉक हो गए थे कि हमने हर चीज को निचोड़ निचोड़ के तुम्हारे बारे में जाना है एंड हम ये गलती कैसे कर सकते हैं। क्लोई बताती है कि मैंने तो इवन अपने बेटे के साथ में कितनी सारी इंस्टाग्राम के ऊपर भी फोटोज डाली हुई हैं। सो तुमने मिस कैसे कर दी वो फोटोज? मे बी शायद तुम्हें लगा होगा कि ये मेरा बेटा नहीं है, बट जिस तरीके से मैं इसका ध्यान रख रही हूँ फोटोज वगैरह के अंदर एंड सब कुछ, सो पता चल रहा है कि ये मेरा ही बेटा है एंड डेफिनेटली ये मेरा ही बेटा है। तुम जो भी चीज चेक करना चाहते हो, अगर तुम्हें ये प्रूव करवाना है ये चीज, तो तुम्हें मैं ये भी प्रूव करवा दूंगी कि ये मेरा ही बेटा है। फिर क्लोई ये बताती है कि जब उनको इस चीज के बारे में पता चला तो वो ऑब्वियसली उसको सेल तो कर नहीं पाते, तो इसी वजह से उन्होंने उसको बांध कर एक उनके जो भी जगह पर उसको लेकर आए थे, वहां पर एक अंधेरे से भरा कमरा था जहां पर ठंडा सा फर्श हुआ करता था, वहां पर मेरे को बांध कर बस छोड़ दिया। एंड फिर उसे ये लगने लगा कि अब जो किडनैपर्स हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि मेरे साथ में करना क्या है। सो इस वजह से जो है मैं बस वहां पर लाई अराउंड कर रही थी एंड प्रे कर रही थी कि जो भी हो प्लीज गॉड मेरी लाइफ में अब अच्छा ही हो, बिकॉज ये सब टॉर्चर मैं और नहीं सह सकती। डिस्पाइट ये किडनैपिंग प्लान उनका जो है फेल हो गया था, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही थी कि लूकोस को कैसे ना कैसे करके अपनी बातों में जो है फंसा लूं एंड उसको अपनी तरफ कर लूं। एंड दोनों भाइयों में से लूकस जो है स्पेशली वो क्लोई के आसपास ही नजर बनाए रखता था, उस कमरे के अंदर ही वो जो है बैठा रहता था कितनी देर तक, जिस कमरे के अंदर उन्होंने क्लोई को बंदी बनाकर रखा हुआ था। एंड इस टाइम के अंदर जब क्लोई को अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो वो लूकस से बहुत प्यार से बात किया करती थी, उसके इंटरेस्ट वगैरह के बारे में जानने की कोशिश किया करती थी। बेसिकली वो उसके साथ में एक अच्छा कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रही थी। एंड पुलिस वालों को ये बताती है कि बेसिकली मैं लूकस को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश कर रही थी एंड मुझे ये दिख रहा था कि मेरा ये प्लान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होता हुआ भी नजर आ रहा है। अब लूकस का भी दिल शायद मेरे ऊपर आने लग गया था, बिकॉज जैसे जैसे थोड़े सा टाइम बीता एंड जैसे जैसे हमारी ये बातें होने लगी वैसे वैसे लूकस अब मेरे को कुछ इंटीमेट इशारे भी करने लग गया था, जिसको देखने के बाद मैं समझ रही थी कि ही इज नाउ इंटरेस्टेड इन मी। एंड क्लोई लूकस को ये बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ में इंटिमिडेट होती हूँ तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, क्या तुम मुझे इस हेल होल से बाहर निकाल दोगे? एंड जैसी मैं ये चीज बोलती हूँ तो लूकस ने मेरे को तुरंत कहा कि जाओ फटाफट एक शावर लेकर आओ। एंड जैसी मैं शावर लेकर आती हूँ तो लूकस मेरे को अपने बेड के ऊपर इनवाइट कर लेता है, लेकिन वो दोनों साथ में सोए तो थे लेकिन वो इंटिमिडेट नहीं होते, वो बातें ही करते रहते हैं। एंड जब फिजिकली एग्जामिन भी करा गया दोनों को तो ये भी पता चल गया था कि हाँ ये शायद सच में इंटिमिडेट नहीं हुए थे। क्लोई ये बताती है कि एक दिन उसके साथ पूरी तरह सोने के बाद अब वो लूकस का ट्रस्ट अच्छे से अनलॉक कर चुकी थी एंड उनका जो वो फार्म हाउस वाली जगह थी जहां पर अब के टाइम में वो फिलहाल रह रही थी, वो उस जगह के अंदर उसे खुलेआम घूमने भी दिया करते थे, लेकिन अभी भी उसको प्रॉपरली खाने पीने के लिए चीजें नहीं दी जा रही थी। एंड जैसी क्लोई लूकस को इस चीज के बारे में कंप्लेन करती है तो लूकस लिटरली उसके लिए जाकर चॉकलेट्स लेकर आता था, उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को लेकर आता था, लेकिन वो ये बताती है कि उसे पता था कि लूकस ये सब इसलिए कर रहा है बिकॉज वो बस उसके साथ में इंटिमिडेट होना चाहता है। वो ये भी बताती है पुलिस ऑफिसर्स को कि मेरे को पता था कि इस घर में पता नहीं कहां किस किस कोने में क्रिमिनल्स भरे हुए हैं, सो उसके भागने का कोई भी प्लान काम नहीं करता, वो पकड़ी ही जाती। एंड अगर वो भागने का ट्राई करती तो उसने जो इतनी मुश्किल से ट्रस्ट बनाया है गैंग लीडर के साथ में वो भी टूट जाता। एंड क्लोई बताती है कि मैं तब तक वहां पर रहने का डिसाइड करती हूँ जब तक मैं पूरे अच्छे से इनका ट्रस्ट जो है जीत नहीं लेती। एंड बातों बातों में मैंने उसको ये भी बोला कि मैं तुम्हें फिर से एक चांस देती हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ में इंटिमिडेट होने दूंगी, लेकिन क्या तुम मेरे को वादा करते हो कि मेरे को तुम एक कंसुलेट के पास में लेकर जाओगे अगर मैं तुम्हारे के साथ में वो सब करूंगी जो तुम चाहते हो? कंसुलेट वर्ड जो है वो सुनने में ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आप इसको एम्बेसी मान लो। एम्बेसी ही होती है एक टाइप से जहां पर आप सिंपली जो है दूसरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो लेकिन डिफरेंट कंट्री में बैठकर। क्लोई
लूकस का इतना ज्यादा भरोसा जीत लेती है कि लूकस हाँ कर देता है इस चीज के लिए। एंड क्लोई ये भी बोलती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे को कभी भी धोखा नहीं दूंगी। मैं इस चीज के बारे में, इस किडनैपिंग के बारे में या जो भी चीजें हमने लास्ट कुछ दिनों में सही है, इसके बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं करूंगी। आई रियली लाइक यू नाउ एंड मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी एंड जो भी खर्चा पानी तुम्हें चाहिए था वो भी मैं ट्राई करूंगी कि कैसे ना कैसे करके तुम्हें पे कर दूं। लेकिन माय लव प्लीज डोंट एवर ट्राई टू लुक बैक ऑन मी। क्लोई ये बताती है कि मैं एक बार बस अपनी फैमिली से अच्छे से मिला हूं, कुछ थोड़े बहुत अपने बैंडिंग शूट्स कर रहा हूं, मैं वापस यहाँ पर आऊंगी एंड तब हम अच्छे से रहेंगे। सरप्राइजिंगली क्लोई की इन सारी बातों से इतना बड़ा ड्रग लॉर्ड, इतना बड़ा गैंग लीडर का बंदा सब कुछ मान जाता है। वो लास्ट में बताती है कि इसको सब एक्सेप्ट करने के बाद में लूकस मेरे को ये जरूर बोलता है कि हूं तो मैं अभी भी एक क्राइम बॉस थी ना, तो अगर तुमने मेरे को वो पैसे जो मैंने डिमांड करे हैं वो नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे को वापिस से ढूंढ कर पकड़ कर मार दूंगा। भाई $3000 के पीछे इतनी मरामारी, तुम मिलियंस में कमाते हो या तो थोड़ा ज्यादा मांगो। लाइक यू नो यही ट्विस्ट है स्टोरी का। ओके तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड क्लोई बताती है कि वो लूकस को अपने इशारों में फंसाकर कैसे ना कैसे एम्बेसी के अंदर ले आती है। एंड एम्बेसी के अंदर आने के बाद में क्योंकि क्लोई का फेस सबको जगह इतनी जगह वायरल हो ही रहा था तो आगे का प्रोसेस हमने अभी जाना ही था एंड ये पुलिस वालों को ही सारी इन्फॉर्मेशन क्लोई दे रही थी जो मैं आपको अभी बता रहा था। लेकिन यहाँ पर अब पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इतना बड़ा ड्रग लॉर्ड जिसने न जाने कितने सारे ऐसी लड़कियों के साथ में किया है, हंड्रेड्स ऑफ लड़कियों को बेचा करा है, मिलियंस में पैसे कमाए हैं। पुलिस वालों को पता है कि ऐसे क्रिमिनल्स अपनी रिसर्च के लिए बिल्कुल एक सिक्का भी नहीं छोड़ते हैं। एंड यहाँ पर लिटरली जो पोस्ट इंस्टाग्राम पर डली हुई है क्लोई के बेटे के रिगार्डिंग, वो पोस्ट नजरअंदाज हो गई। एंड वो नजरअंदाज होने के बाद में या तो ड्रग लॉर्ड भूल गया अपनी जो भी एजेंसी है, जो भी उनका ग्रुप है, उसके रूल्स के बारे में, या फिर मे बी हुआ क्या यहाँ पर उसको समझ नहीं आया। एंड क्लोई के किडनैप होते ही उसकी सुपर मॉडल एजेंसी, फिल वाली जो एजेंसी है, उसको एक ईमेल भी चला गया। रही बात, ये तो बस शुरुआत की चीजें थी। इस सब स्टोरी बताने के बाद में क्लोई को जो है पुलिस वाले एक मेडिकल एग्जामिनर के पास में ले जाते हैं। उसकी बॉडी की अच्छे से फोटोग्राफ्स वगैरह ली जाती हैं ये सब देखने के लिए कि कहीं उसको कोई भी टाइप की इलनेस वगैरह या फिर कहीं पर पेन वगैरह या कहीं चोट वगैरह तो नहीं आई है। एंड सरप्राइजिंगली, जो कि आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे, कि उसकी बॉडी पर कुछ भी नहीं था, एक मार्क भी नहीं था, सिर्फ एक छोटे से इंजेक्शन का निशान था उसके आर्म के ऊपर एंड गर्दन के ऊपर भी नहीं, जहां पर उसने बताया था कि उसको ड्रग किया गया था। ड्रग तो छोड़ो, किसी टाइप की नशीली दवाई का भी कोई सोर्स नहीं पाया गया उसकी बॉडी के अंदर। लाइक उसको इतनी बुरी तरीके से अटैक किया गया, उसको इतनी बुरी तरीके से रखा गया वहां पर, एंड शी इज जस्ट फाइन, शी हील्ड लाइक अ गॉड। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अब अपनी पॉजिटिव पीआर करने के लिए पता है क्या किया पुलिस वालों ने? तो चलो छोड़ दिया, ज्यादा अपना दिमाग लगाया नहीं, लेकिन अब पॉजिटिव पीआर करने के लिए खुद की क्लोई एलिंग अपनी ही एक मीडिया टीम को बुलाकर सारी ऐसे सेटअप वेटअप करती है अपने घर के आगे एंड पूरा भाषण वगैरह देने लगती है कि कैसे वो इतने ज्यादा एक डेंजरस जगह से निकल के आई है, इतनी ज्यादा डार्क जगह से निकल कर आई है, एंड किसी भी लड़की के साथ में अगर ऐसा हो तो कितना ज्यादा टेरिफिक चीज है। I've been through a terrifying experience. I feared for my life, second by second, minute by minute, hour by hour. I am incredibly grateful to the Italian and the UK authorities for all they have done to secure my safe release. रोते रोते वो ये सब चीजें बोल रही थी, काफी ज्यादा क्रीप्ड आउट थी। एंड ये सारी पीआर जब वो कर रही थी, बेसिकली एक स्पीच थी लेकिन एक पीआर स्टंट ही था इवेंचुअली। लेकिन यू नो, यहाँ पर मैंने आपको बोला ना कि रोते रोते या उदास होकर ये सब चीजें, आई वॉज जस्ट प्लेइंग विद यू गाइज, जैसे क्लोई जो है प्ले कर रही है हम सबके साथ में। क्लोई एकदम चिल आउट थी पूरे पे इंटरव्यू देते वक्त, पूरी स्टोरी बताते वक्त ही वो कैसे भागी एंड ऑल दैट, कैसे उसने फंसाया एक बड़े गैंग लीडर को, पूरी चिल आउट थी वो। जैसे उसको रिकॉर्ड करा जा रहा था, वो अपने डॉग के साथ खेलती हुई दिखाई देती है इंटरव्यू के अंदर। एंड लोग भी थोड़ा बहुत ऐसे हैरान हो रहे थे कि तुम इतने बड़े हेल होल से निकल कर आई हो एंड नाउ यू आर गिविंग वेरी स्माइली पोजेस विद योर डॉग, तुम्हारे चेहरे पर कुछ डर नहीं है, तुम्हारी बॉडी एकदम हेल्दी है। लाइक लोग थोड़ा कंफ्यूज थे, लेकिन दे वर स्टिल ट्राइंग टू प्रेज हर फॉर हर ब्रेवरी, जो भी उसने किया। अब लोग ये भी सोच रहे थे कि यार सबका अलग अलग तरीका है हर टाइप के ट्रॉमा को डील करने का। मे बी क्लोई अंदर से बहुत ज्यादा अभी भी डिस्टर्ब्ड है, लेकिन वो दिखा नहीं रही है। लेकिन इतना ज्यादा लीनियंटनेस, इतनी ज्यादा कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर डेफिनेटली थी एंड लोगों के दिमाग में भी अब ये बात बैठ रही थी। एंड लोगों का जो शक था
वो प्रूव तब होता है जब इस सारे इंसिडेंट के ऊपर जिन जिन जगहों पर क्लोई गई होगी उन सब चीजों की सीसीटीवी फुटेजेस हाथ लग जाती हैं। अब जिस पर्सन ने क्लोई को किडनैप किया था, जो कि इतने बड़े मार्केट का गैंग लीडर था, उसके साथ में क्लोई मल्टीपल डेट्स पर जाती हुई दिखाई देती हैं। उन फुटेजेस के अंदर वो उसका हाथ अच्छे से टाइटली पकड़कर घूम रही होती है। क्लोई ने तो पुलिस को ये बताया था कि जिस विलेज के फार्म हाउस के अंदर में वो रह रही थी, वहां से अगर उसने एक कदम भी बाहर रखा एग्जिट वाले डोर से तो वो लोग उसको मार देंगे। लेकिन उस विलेज के लोग जो है वो बताते हैं कि उन्होंने तो कितनी बार क्लोई को ऐसे रोम अराउंड करते हुए देखा है एंड वो बिल्कुल भी स्ट्रेस नजर नहीं आती, वो तो खेलती कूदती रहती थी। खेलती कूदती तो छोड़ो, हर दूसरे दिन उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको शॉपिंग वगैरह लेकर जाया करता था, उसको गाड़ी पे घुमाता था, उसको चॉकलेट्स गिफ्ट करता था। सो आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? पुलिस वाले बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे ये वाली इन्फॉर्मेशन जब उनको पता चली लोकल के विलेजर्स वगैरह से। अब ये वाला जो विलेज था ना, अब हमारे इंडिया में भी ऐसा होता ही है कि जो छोटे मोटे गांव होते हैं तो उसके अंदर सबको पता ही होता है कौन कहाँ रह रहा है, सबको सबके बारे में अच्छे से पता होता है कंपैरेटिवली कोई बड़ा शहर है। तो इस विलेज का भी यही सीन था, छोटा सा विलेज था, सबको पता था कौन कौन कहाँ रह रहा है, लेकिन विलेजर्स को ये नहीं पता था कि ये नए लोग यहाँ पर कौन आए हैं। पुलिस वालों को जब थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये भी पता चलता है कि क्लोई का जो ये गैंग मेंबर था ना, ये तो इसका फेसबुक फ्रेंड है न जाने कितने सालों से। सबसे बड़ी चीज जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थी वो ये, इतना बड़ा क्रिमिनल खुद को क्यों अरेस्ट कराएगा किसी पराई लड़की के लिए जो कि उसकी जिंदगी में अभी आई है। एंड ये चीज भी उनको पता चलती है कि क्लोई को छोड़ के भागने की बजाय उस यूके की एम्बेसी के अंदर उसको छोड़कर भाग जाना चाहिए था, है ना, क्योंकि वो इतना बड़ा गैंग मेंबर था, उसको अपनी टीम संभालनी थी। वो क्लोई को छोड़ के भागने की बजाय ऊपर इनके कैफे बना हुआ था, वहां पर ब्रेकफास्ट कर रहा था। वो ईमेल वाला स्कैम भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया। एंड उस ईमेल के अंदर पता है एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी थी जो पहले मैंने आपको नहीं बताई थी लेकिन अब बताना चाहूंगा। उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था कि क्लोई का जो ये किडनैपिंग केस है अगर ये मीडिया के अंदर चला गया तो उसके करियर को भी बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा एंड शायद इन सारे लोगों का नाम जो इसने लिया था इनकी मदद लेने के बजाय क्लोई की खुद की ही डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो हमारे पैसे खुद ही लौटा देगी इन सब लोगों की मदद लेने की बजाय। एंड ये सब मेल के अंदर देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई इतनी बड़ी मेंबर का बंदा किसी के करियर को बूस्ट करने की टिप्स क्यों देगा भाई। लेकिन क्लोई की ये वाली बात कि लूकस का एक भाई भी था वो गलत नहीं थी। जो दूसरा हर्बा ब्रदर था वो एक्चुअली में उसको पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं एंड जब द सेकंड हर्बा ब्रदर की इंटेरोगेशन होने लगी तो सारा सच सामने आ जाता है क्लोई के बारे में। वो बताता है कि ये सारा प्लान क्लोई का था, क्लोई ही ये सारी किडनैपिंग के प्लान के ऊपर आती है, क्लोई ही ये सारी स्टोरी के ऊपर आ जाती है एंड क्लोई हमें बताती है कि ये सारी चीजें बहुत जल्दी सर्कुलेट होंगी बिकॉज वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉपुलर है इस फील्ड के अंदर। सो अगर वो जल्दी से एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मॉडल बनना चाहती है तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है उसके करियर को बूस्ट करने का। क्लोई बस ये चाहती थी कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग कॉम्प्लीमेंट करें, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे दें उसके काम के लिए। लूकस क्लोई को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लाइक ही कैन डू एनीथिंग फॉर हर। सो ये सब चीजों के अंदर जब क्लोई उसकी हेल्प मांगने की कोशिश करती है तो लूकस एग्री कर देता है। कोई भी लड़का अगर किसी लड़की के प्यार में तो वो कर ही देता है बेचारा एग्री। अब पुलिस वाले वो ब्लैक डेथ वाली चीज के ऊपर आ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ब्लैक डेथ की जितनी भी ये चीजें हैं, ये रूमर्स हैं, वो मोस्टली फेक है एंड ओरिजिनल ब्लैक डेथ वेबसाइट ऐसे कोई भी सर्व नहीं कर सकता। इवन पुलिस वालों को भी उनका कोई एड्रेस नहीं पता है। ये सारी चीजें जब सामने आई तो ऑब्वियसली क्लोई जो है पूरी तरह झूठी साबित हो चुकी थी एंड लूकस के ऊपर भी जब बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा एंड कोर्ट के अंदर जब ये लोग गए थे तो लूकस भी ये चीज एक्सेप्ट कर लेता है कि क्लोई को हमने इसलिए किडनैप नहीं किया था बिकॉज वो एक सेक्स ट्रैफिकिंग एजेंसी चलाता है, इसलिए किडनैप करा था बिकॉज ये सारा किडनैपिंग प्लान ही उसका था अपने करियर को बूस्ट करने के लिए। एंड यू नो व्हाट, क्लोई को ये सारे प्लान का आइडिया आया कहां से? एक IMDb की सी लिस्ट के अंदर एक मूवी ऐसी रजिस्टर्ड है, उसका नाम मेरे को मिला नहीं, लेकिन उस मूवी के अंदर एक ऐसा बंदा बहुत फेमस सेलिब्रिटीज वगैरह को किडनैप करके करता होता था ये सारी चीजें, जो कि क्लोई ने पुलिस वालों के आगे जाकर बक दी। एंड इस मूवी की सिप्नोसिस ही बेसिकली क्लोई ने इंप्लीमेंट करी एंड जाकर
ऐसे बताने लगी लोगों के बीच में। लाइक कितनी ज़्यादा ब्रेवनेस तो इसके अंदर चाहिए, किसी हेल होल से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने के लिए नहीं चाहिए। एंड तभी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि व्हाट इफ कि ये सारी चीज़ें किसी मूवी की जैसे लगे। एंड ऐसा इसलिए ही था बिकॉज ये सारी चीज़ें ली ही किसी मूवी से थी। जून 11, 2018 को ये वर्डिक आता है कि लूकस एंड उसके भाई को अब करीब 16 साल की जेल होगी किडनैपिंग वाले केस के अंदर। लेकिन फिर बाद में इस सजा को कम कर दिया जाता है, करीब 5 साल ही कर दिया जाता है, बिकॉज उन्होंने किडनैपिंग वाला केस कोई रियल केस नहीं था, ये बस एक बना हुआ केस था। एंड क्लोई बारी बार यही बोलने लगती है कि उसकी स्टोरी जो है एकदम सच्ची है एंड उसके साथ में जो भी चीजें हुई वो एकदम अच्छे से बता चुकी है वो, एंड इन लोगों ने उसको किडनैप करा था ये वो। ठीक है, क्लोई आज टाइम में एकदम आजाद है। ये सब चीजें करके उसको कैसे नींद आती है रात में, आई डोंट नो। लेकिन लोग काफी ज्यादा नाराज हो गए थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, बिकॉज उनका ये मानना था कि इटली की पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेट ही नहीं करा इस चीज के ऊपर, जिसकी वजह से क्लोई इतने टाइम तक जो है खुला घूमती रही, ये केस गर्म ठंडा होता रहा, जिसकी वजह से जो है अच्छे से एक्शंस नहीं ले पाए बेसिकली इन लोगों के ऊपर, इन लोगों के झूठ सच जो भी ये था उसके ऊपर। बट एनीवेज आई न्यू कि एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग केस होने वाला था। एंड आप लोगों को ये केस कैसा लगा मेरे को जरूर कमेंट्स में बताना है। फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो माउंट फायर को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।